हमारे इंडिया में कार सस्ती हो जाएगी, स्पेशली लग्जरी कार्स। क्या ये होने वाला है? भ्रमित है। आप 100 करोड़ की बात करो ना, हम क्यों 1-2 करोड़? और छोटी बात करनी नहीं है, बड़ी बात करते हैं ना। आप सोच रहे हो कि चांदी यहाँ से डबल होएगी, ट्रिपल होएगी, 4 लाख जाएगी, अरे छोड़ दो इसको। ऑडियंस जानना चाहेगी दीपक वाडवा कौन सी इंडस्ट्री पे बेट करना मैं चाहेगा? इंडिया पे बेट करूंगा। यूएस चाहता है क्रूड पे कब्जा, चाइना चाहता है मेटल पे कब्जा। इसलिए चाइना जो है रोज का अनगिनत क्वांटिटी में खरीद रहे सोना और चांदी खरीद रहा है, और जब वो खरीद रहा है तो वो जिस रेट पे मिल रहा है उस रेट पे खरीद रहा है। जीरोधा की ऐप पे लिखा हुआ है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में 95% ऑफ पीपल लूज मनी। यस, हाउ कैन वी बी द 5%? ऐसे समीकरण बन रहे हैं कि ये जो पावर की लड़ाई है, ये जो वर्चस्व की लड़ाई है, ये आगे भी इतनी जल्दी शांत नहीं होने नहीं, ऑफ कोर्स हम अगर एनालिसिस ही अगर कर ये सकते हैं। नहीं होने वाली हम्म, तो इसका मतलब गोल्ड और सिल्वर में बढ़े। कहीं ना कहीं तेजी रहने वाली है। मैं कहता हूँ आप पंडित मत बनिए, आप ट्रेडर हो, ट्रेडर बनो। और मैं दुनिया के किसी भी पंडित को चैलेंज कर देता हूँ, कौन सा ऐसा पंडित था जिसने ये कह दिया था कि 8 नवंबर को मोदी जी आएंगे और ये हमारे जो पैसे घर रखे हैं मिट्टी हो जाएंगे। देखिए खुशी जी, आप भी एक महिला हैं और मैं देख पा रहा हूँ कि आपने कुछ अंगूठियाँ भी पहनी हुई हैं, एक गले में चेन भी पहनी है। तो इन इंडिया वुमेन इज़ वेरी फैंसी अबाउट वेयरिंग गोल्ड। आज चाइना चाहता है कि जितने भी रेयर अर्थ मेटल हैं उस पर उसका कब्जा हो। जैसे यूएस चाहता है कि मेरा कब्जा क्रूड पे हो। आप देखिए यूएस ने पिछले 20-25 साल में जहाँ जहाँ इन्वेजन किया है वो सब क्रूड के लिए किया है। बजट में एक बहुत बड़ा हाईलाइट था कि ट्रेडिंग पे टैक्स बढ़ा दिया गया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कॉपर में इन्वेस्ट कर दो, यूरेनियम में इन्वेस्ट कर दो। हाँ, मैं कहता हूँ ये सब मिथ्या है। आप कॉपर में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। क्या आज मोदी जी का मन किया 1 लाख करोड़ छाप लिए, फिर मन किया 50 लाख करोड़ छाप लिए, तो किसी भी कंट्री को कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी पैसा छापने में, तो फिर गरीब कौन रहेगा? तो ये पैरिटी खत्म हो जाएगी गरीब और अमीरी वाली। जो चीज़ 1000 से गिर के आ गई 50 रुपए पे और मैं सोच रहा हूँ ये 50 वाली दोबारा 1000 चली जाएगी, तो मैं मूर्ख हूँ। 3 ऐसे सिंपल रूल्स बताइए जो 2026 में हमारे ट्रेडर्स फॉलो कर सके। सरकार को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि बजट तो जो है वो है, एक आगे लॉ लेके आए जैसे चाइना लेके आया था, वन चाइल्ड पॉलिसी। अब हमें बहुत सख्त जरूरत है। आपको सुविधाएं चाहिए यूएस जैसी, so are we paying taxes like US? Are we being honest country like US? तो क्या सिर्फ मोदी जी ने ठेका लिया है देश को सुधारने का? सऊदी अरेबिया ने अपनी स्टॉक मार्केट ओपन करी है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, तो क्या इंडियन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या रिस्क है इसके? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट खुशी के गुण। स्टॉक मार्केट की दुनिया बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रही है ना, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। गोल्ड और मेटल्स की रैली कहीं भी जा रही है, स्टॉक्स कहीं भी जा रहे हैं, और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कब निकलना चाहिए उस इन्वेस्टमेंट से कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको भी और मुझे भी। एंड इसीलिए आज नमा टॉक्स के इस एपिसोड पे हमने गेस्ट बुलाए हैं, मिस्टर दीपक वाडवा, जो बहुत ही सीजन ट्रेडर और एजुकेटर है। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से हमें समझाया कि गोल्ड और मेटल्स में ये हुआ क्या, क्यों ये गोल्ड और सिल्वर इतना ऊपर नीचे गया, और क्या फ्यूचर में होगा, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किस माइंडसेट से इन्वेस्ट करना चाहिए, बजट को कैसे समझे, और इंडिया की जो EU या US के साथ डील्स हुई है उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। अगर इन सब के सवाल आप भी जानना चाहते हैं तो इस एपिसोड को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज और बातें की गई हैं। लेट्स गेट इनटू दिस एपिसोड। वेलकम टू नमा टॉक्स दीपक सर, वी आर वेरी ग्लैड टू हैव यू हियर। एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है क्योंकि हमने पिछले कुछ महीनों से मार्केट में ऐसे ट्रेंड्स देखे हैं, हाईज लोज, एक्सट्रीम लोज, बहुत अनप्रिडिक्टेबल रही है मार्केट। और आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बीट स्टॉक्स, बीट मेटल्स, बीट ग्लोबल इम्पैक्ट क्या रह रहा है, और ऑडियंस के बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड इवन क्रिप्टो। बट फर्स्ट क्वेश्चन टू यू सर इज़ कि ये जो गोल्ड का और सिल्वर का हमने रैली देखा, जैसे ट्रेंड्स देखे, हाउ वुड यू एक्सप्लेन टू अ 12-year-old कि ये गोल्ड और सिल्वर की जर्नी जो ऊपर नीचे की रही है, इसका रीज़न क्या है? थैंक यू खुशी मुझे बुलाने के लिए। और जैसा कि आपने एक कमांड दे दिया है 12 years old वाला, तो मैं थोड़ा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ।
पहले ये समझते हैं गोल्ड है क्या। हम्म। गोल्ड इज ए मेटल अगेंस्ट विच पीपल, या नॉट पीपल आई मस्ट से, जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो करेंसी प्रिंट करते हैं। हम्म। अब आज आप देखती हैं कि हमारे पास एक 500 का नोट है, या 1000 का नहीं, मतलब 500 का नोट है, या 200 का नोट है, 100 का नोट है, तो उस पर लिखा है कि मैं धारक को 500 रुपये देने का वादा करता हूँ। तो वो कैसे वादा हो रहा है? इज इट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर और इट इज़ बैक्ड अप विथ समथिंग? ओके। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप उतने नोट प्रिंट कर सकते हो जितने का आपके पास गोल्ड है, हम्म। so at least that paper will have some value backed up with it. ओके। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जितने मर्जी नोट प्रिंट कर लो, तो फिर तो ये दुनिया में गरीब कोई बचेगा ही नहीं। करेक्ट। भाई आज मोदी जी का मन किया 1 लाख करोड़ छाप लिए, फिर मन किया 50 लाख करोड़ छाप लिए, तो किसी भी कंट्री को कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी पैसा छापने में, तो फिर गरीब कौन रहेगा? हम्म। तो ये पैरिटी ख़त्म हो जाएगी गरीब और अमीरी वाली। तो गोल्ड इज ए इंस्ट्रूमेंट विच इज बैक्ड अप, विच इज अ बैकअप फॉर द करेंसी। ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी किसी दो कंट्रीज के बीच में पावर को लेके, वर्चस्व को लेके, या किसी भी तरीके से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, हम्म। तो वो कंट्री अपने डॉलर्स या जो करेंसी होती है उसे बेचकर गोल्ड खरीदने लगती है। ठीक है। अभी सारी दुनिया को पता है कि यूएस और चाइना के बीच में एक द्वंद्व चल रहा है। यूएस कहना चाहता है कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, और चाइना कहना चाहता है कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। अब इन दोनों में वो चल रही है लड़ाई, ईगो क्लैश चल रहा ईगो है। क्लैश चल रहा है। ये ईगो क्लैश क्यों चल रहा है, इसके पीछे भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। अभी हम सब लोगों ने देखा, आज से 2.5-3 साल पहले कुछ रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई थी। तो जिस दिन ये लड़ाई हुई थी, बिकॉज यूक्रेन बीइंग अ मेंबर ऑफ नाटो, तो उन्होंने, यूएस ने ये कहा कि रशिया का कुछ पैसा वहाँ पे बॉन्ड के फॉर्म में पड़ा हुआ था। कुछ 420 मिलियन या बिलियन था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 420 मुझे पता है। तो उतने बिलियन डॉलर ही नहीं, बिलियन डॉलर होंगे शायद, या मिलियन डॉलर होंगे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट 420 मिलियन ही ठीक है। मान लेते हैं। तो 420 मिलियन डॉलर्स जो है रशिया ने बॉन्ड ले रखे थे यूएस के। तो उन्होंने कहा भैया ये फोरफिट हो गए, अब आपको पैसा नहीं देंगे हम, क्योंकि आपने हमारी मेंबर कंट्री जो नेटो का मेंबर था यूक्रेन, उस पर हमला कर दिया, तो हम सब एक साथ हैं भाई। तो अब क्या हुआ कि ये देखा देखी में अब रशिया का वो पैसा मर गया यूएस में जो लगा हुआ था। अब आज चाइना की स्थिति को समझते हैं, तो चाइना का 80% आज जो बिजनेस है दैट इज फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। हम्म। चाइना इज एक्सपोर्टिंग एवरीथिंग। आप अपने घर में देखिए, हर चीज मेड इन चाइना हर है। चीज, मतलब ऑलमोस्ट 80% थिंग्स आर मेड इन चाइना, करेक्ट। इंक्लूडिंग योर मोबाइल विच इज आईफोन, राइट। तो अब चाइना के पास बे इंतहा बेहिसाब डॉलर पड़ा है। हम्म। अब किसी दिन ट्रम्प साहब ने खड़े होकर ये कह दिया, अनाउंसमेंट कर दी कि आज रात को 8 बजे से डॉलर हमारा ज़ीरो हो गया, तो चाइना तो घर बैठे बैठे बर्बाद हो जाएगा। करेक्ट। तो व्हाट ही इज़ डूइंग, ही इज़ हैविंग एम्पल अमाउंट ऑफ डॉलर्स। अब वो उस डॉलर का क्या करे, तो ही इज़ कन्वर्टिंग हिज डॉलर्स टू मेटल इन फॉर्म ऑफ गोल्ड। हम्म। तो गोल्ड तो इसलिए बढ़ रहा है, इसलिए बड़ा है। ठीक है। अब बहुत सारे आप यूट्यूब पे देखती होंगी, इंस्टा पे देखती होंगी, लोग आजकल भिन्न भिन्न प्रांतीय की रील बना रहे हैं कि कॉपर में इन्वेस्ट कर दो, यूरेनियम में इन्वेस्ट कर दो। हाँ। मैं कहता हूँ ये सब मिथ्या है। आप कॉपर में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। क्यों? क्यों? आप मेटल खरीद के ले आओ कॉपर का। हम्म। आप अपने घर में, एक कॉपर में बीच में चली थी बहुत बोतल आती थी कि ये बोतल में इससे पानी पानी पियो। पियो। आप 15 दिन उसे यूज़ मत करो, वो हरी हरी होने लग जाती है। हाँ। ठीक है, अगर आप उसे 2-5 साल यूज़ ना करो, तो अगर 1 किलो की बॉटल है तो वो 900 ग्राम रह जाएगी, क्योंकि कॉपर जो है वो लीच होता है, वो हरा हरा सा आ जाता है, नमक जैसा कुछ उसके ऊपर। और जब आप उसे साफ़ करते हो तो पता लगा 10-20 ग्राम 50 ग्राम आपका मेटल निकल जाता है। इरोशन, इसे मेटल इरोजन बोलते हैं, ठीक है। अब आपने मान लो 1 टन कॉपर खरीद लिया, जैसे आजकल बड़ी सुंदर सुंदर 1-1 किलो की ब्रिक्स आ गई हैं,
तो क्या वो इरोजन नहीं होगा? उसका इरोजन होगा। आप उसे कहीं भी स्टोरेज में रख दीजिए, थोड़े दिन में पहले वो काली सी पड़ जाएगी, फिर उस पर जैसे ही मॉइस्चर के कंटेंट में आएगी वो हरी हरी हो जाएगी। तो आप उसे स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि वो 10, 5, 20 साल में ख़त्म होने लग जाएगी। लेकिन जो चांदी है उसको आप स्टोर कर सकते हो। चांदी काली हो जाए, पीली हो जाए, हरी हो जाए, कैसी हो जाए, इरोजन नहीं होगा। कोई इरोजन नहीं है। एंड जब आप उसे बेचने जाएंगे तो मेटल की वैल्यू 100% मिलेगी, जो भी होगी। ठीक है। तो गोल्ड भी सीमित है दुनिया में, चांदी भी सीमित है। गोल्ड फिर एम्पल ऑफ क्वांटिटी में, लेकिन चांदी की मात्रा सीमित है, क्योंकि चांदी की माइनिंग नहीं होती। जैसे अच्छा। सोने की खनिज होती है, हाँ। ऐसे चांदी की खनिज नहीं होती। सिल्वर इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ माइनिंग ऑफ जिंक, लेड और कुछ 1, 2 मेटल और हैं। अगर 100 किलो वो निकलते हैं तो उसका जो साथ में लगाया जैसे होता है ना, जैसे हम खेत में सरसों काटते हैं तो बीच में 2, 5, 10 ग्राम घास आ जाती है, तो ये इसका बाई प्रोडक्ट है। और आज उस घास की वैल्यू देखो। उस घास की ही ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि लेड और जिंक तो 300, 400 रुपए किलो की चीज़ है। तो ये जो सिल्वर है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ गई, बिकॉज अगेन चाइना इज़ बाइंग। अब वो चाइना क्यों बाय कर रहा है? क्योंकि जिंक सिल्वर जो है, दैट इज़ ए सुपर कंडक्टिव मटेरियल। कोई दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है, चाहे वो सीपीयू हो, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो एआई हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, हर जगह जहाँ भी, इवन जो एरोप्लेन है, और ये आज से नहीं, 1960 उससे भी पहले से, जो एरोप्लेन के अंदर तार लगती है ना, उसमें भी कुछ % सिल्वर डाला जाता है। एक तो उससे उसका वेट कम हो जाता है तार का, दूसरा वो इट बिकम सुपर कंडक्टिव। क्योंकि चांदी का जो रेजिस्टेंस है, एज फार एज इलेक्ट्रिसिटी इज कंसर्न, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ रेजिस्टेंस क्या होता है। हमने मान लीजिए जो करंट है, यहाँ से 100 यूनिट करंट भेजा, तो कुछ करंट कॉपर भी खाएगी। तो पता लगा कॉपर में यहाँ आके वो करंट हमें 100 की जगह 95 मिला, तो इसका मतलब इसमें 5% रेजिस्टेंस हो गया। ऐसे ही जब हम एल्युमिनियम करते हैं, उसमें भी रेजिस्टेंस, चांदी में मैक्सिमम पास हो जाता है वो, तो इसलिए कहते हैं इट इज़ ए बैड, मतलब गुड गुड कंडक्टर ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी विद जीरो काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। तो बहुत सारी जगह चांदी के यूजेस हैं। यूज होता है। अभी रिसेंटली सोलर का आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा एक वो बन रहा है, क्योंकि ज़ीरो पॉल्यूशन की तरफ सब लोग जाना चाहते हैं। और दुनिया में जैसे कोयला भी माइनिंग ख़त्म ही हो रही है, सब जगह चाहते हैं लोग पर्यावरण का ध्यान रखा जाए, तो कोयला भी कम हो रहा है। तो इसके लिए सूरज तो चमक ही रहा है, जब तक पृथ्वी रहने वाली है सूरज चमकता रहेगा। तो ज़ीरो, मतलब ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव है सोलर का प्रोडक्शन, लेकिन एक बार कैपिटल लग गई, उसके बाद तो 20 साल तक बिजली मिलनी है। तो उसमें भी चांदी यूज़ होती है, तो चांदी का रेट इसलिए बढ़ रहा है। और सेकेंडली, आज चाइना चाहता है कि जितने भी रेयर अर्थ मेटल हैं उस पर उसका कब्जा हो। जैसे यूएस चाहता है कि मेरा कब्जा क्रूड पे हो। आप देखिए, यूएस ने पिछले 20-25 साल में जहाँ जहाँ इन्वेजन किया है, वो सब क्रूड के लिए किया है। जिन जिन कंट्रीज़ पे उनका झगड़ा हुआ है, वहाँ पे सब जगह क्रूड की लड़ाई है, चाहे वो अभी लेटेस्ट ये वेनेजुएला भी क्यों ना हो। तो कुल मिला के बात क्या है कि यूएस चाहता है क्रूड पे कब्जा, चाइना चाहता है मेटल पे कब्जा। इसलिए चाइना जो है रोज का अनगिनत क्वांटिटी में खरीद रहे। सोना और चांदी खरीद रहा है। और जब वो खरीद रहा है तो वो जिस रेट पे मिल रहा है उस रेट पे खरीद रहा है। तो इसलिए शॉर्टेज होती जा रही है चांदी की, और प्राइस बढ़ता जा इसीलिए रहा है। प्राइस बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि कॉपर के बारे में जो बात हो रही थी कि नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि वो इरोड हो जाता है, जी, बट डिजिटली फॉर्मेट में तो बहुत लोगों ने रिटर्न्स अच्छे देखे हैं हिंदुस्तान कॉपर पे। देखिए वो एक कंपनी है जो कॉपर बनाती है, ठीक है। कल को मान लीजिए वो प्रॉफिटेबल नहीं रही तो क्या करेंगे आप कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, यू नॉट पुटिंग मनी इन एनी काइंड ऑफ एनी मेटल देयर। करेक्ट। So when we are talking about metal, then we should buy a product which is backed up with metal. ओके। तो हिंदुस्तान कॉपर एक कंपनी है जो आज प्रॉफिटेबल है, कल हो सकता है ना रहे, तो क्या मैं उस पर बेट कर सकता हूँ?
नहीं, क्योंकि कंपनी आज में और वेरिएबल्स आज है। मान लीजिए 1400 रुपये किलो कॉपर है, लोग खरीद रहे हैं, कल 3000 रुपये किलो हो जाए और ये हम लोग कहें कि ये जो हमारे घरों में कॉपर की वायरिंग हो रही है इसकी जगह अब एल्युमिनियम करेंगे और उसका प्रोडक्शन ही आधा हो जाए, फिर क्या करेंगे? फिर वो प्रॉफिटेबल रहेगी नहीं। नहीं। तो आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इन मेटल, आई एम इन्वेस्टिंग इन ए कंपनी. सो पीपल मस्ट अंडरस्टैंड व्हेन वी बाय शेयर्स ऑफ एनी कंपनी वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन दैट प्रोडक्ट. जैसे चांदी का ETF है, यानी कि मैंने ETF खरीदा तो मेरी वहाँ चांदी पड़ी है. मैंने सोने का ETF लिया, मेरा वहाँ सोना पड़ा है, वो मेरे वॉल्ट में ना पड़ा हो के जिस कंपनी ने मुझे वो रिसीट इशू की है वहाँ पड़ा है. तो उसमें हम मेटल खरीद रहे हैं, उसमें हम मेटल कंपनी खरीद रहे नहीं। हैं, उसमें हम कंपनी नहीं खरीद रहे. व्हेन वी आर बाइंग अ ETF, आप मान लीजिए आज आपको मन है कि मेरे को 2000 रुपये का सोना खरीदना है. अब आप सुनार के जाओगे तो कुछ 2000 में आएगा ही नहीं, वो इतनी सी तार भी नहीं कुछ आएगी. भी नहीं। बट वेन यू बाय ETF फॉर 2000 रुपीज़, वो कंपनी फिजिकली वहाँ पे मेटल खरीदती है. आपका ETF इज बैक्ड अप बाय मेटल. मेटल। बट वेन यू बाय स्टॉक ऑफ एनी कंपनी, देन देयर इज नो श्योरिटी वेदर मेटल इज देयर और नॉट. ठीक है। अब मुझे जैसे समझ आया हमारा पास्ट ट्रेंड क्यों हुआ था गोल्ड और सिल्वर का, तो थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में समझते हैं कि गोल्ड और सिल्वर जो कि बहुत ऑल टाइम हाई जा चुका है, क्या अब वो 2026 में आगे स्टेबल रहेगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा? क्या ट्रेंड होने वाला है गोल्ड और सिल्वर का? देखिए खुशी जी, आप भी एक महिला हैं और मैं देख पा रहा हूँ कि आपने कुछ अंगूठियाँ भी पहनी हुई हैं, एक गले में चेन भी पहनी है. तो इन इंडिया वुमेन इज़ वेरी फैंसी अबाउट वेयरिंग गोल्ड. तो ये चाहत तो कभी ख़त्म होने नहीं वाली है, क्योंकि मैं बताऊँ आपको, जब मेरी शादी हुई थी तो उस वक्त गोल्ड था 4000 रुपये तोला और आज हम पहुंच गए हैं 1.5 लाख के 1.5 आसपास, मे बी इवन मोर देन दैट. 2 लाख भी टच कर चुका है. तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि कोई से भी 5 साल में गोल्ड ने नेगेटिव रिटर्न दी हो. अग्रीड। आप कोई से भी 5 साल का एक ब्लॉक उठा ले, हो सकता है मैंने आज 1.5 लाख में खरीदूं और ये 31 आ जाए, लेकिन आप 5 साल 4 साल का ब्लॉक उठाइए, लॉस नहीं है। देयर इज़ नो लॉस. सेकेंडली, क्यों लॉस नहीं है? क्योंकि पावर की लड़ाई दुनिया में चलती रहेगी. जब से मैंने होश संभाला है, मैंने कम से कम नहीं तो 10 तो लड़ाई देख ली होंगी. सबसे पहले मैंने 1990 में कुछ खाड़ी युद्ध के नाम से हुआ था, इराक के ऊपर, नहीं ईरान के ऊपर. फिर ईरान इराक हुआ, फिर रशिया यूक्रेन अभी देखा हमने. इस बीच में हमने देखा इराक ख़त्म हो गया पूरा, अफ़गानिस्तान हो गया. तो ये पावर का लड़ाई चलती रहेगी. अभी चाइना और ताइवान में किस दिन क्या हो जाए. और बढ़ेगी. फिर हमने बीच में देखा वो कोरिया और US का भी कॉन्फ्लिक्ट रहा, रशिया और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट रहा, अभी ये क्या ग्रीनलैंड का हो रहा है. तो आप देखो ये क्या है. अब मतलब अब तक आप देखो आज से 10 साल पहले क्या ट्रेंड था, जो कंट्री जैसे चल रही थी चल रही है. अब वो एक दूसरे को कब्जा करके कि अब मैं, जैसे चाइना है मेटल पे कब्जा कर लूँ, USA मैं उस पे कब्जा कर लूँ, क्या नाम है, ग्रीनलैंड ही भाई लेना चाह रहा है, वेनेजुला ले चुका है, इधर US अपना ही है, क्रूड पे उसका कब्जा है. और क्रूड पे आप देखिए, क्रूड दुनिया में कहीं भी ट्रेड होता है वो डॉलर में ही होता है. हाँ. तो उसका डॉलर का भी वर्चस्व बना हुआ है. बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलकर सोचा कि चलो हम ब्रिक्स बना लें, जिसमें ब्राज़ील, इंडिया, चाइना. लेकिन ये मेटेरियलाइज कहाँ हो पा रहा है? अब बताइए. ये नहीं हो पा रहा. सब सोच रहे हैं कि ब्रिक्स अपनी कंट्री वो करेंसी छापेगा, उधर यूरो स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन कहाँ हो पा रहा है? जहाँ थोड़ी सी वो होती है US उस पर कब्जा कर लेता है, उस पर सैंक्शंस लगा देता है, उस पर कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है. अग्रीड. सो अभी तक तो देखिए US ही सुपर पावर है. कल चाइना हो जाए मुझे नहीं पता, परसों रशिया हो जाए मुझे नहीं पता, इंडिया हो जाए मुझे नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि एज ऑफ टुडे US डॉलर इज गेटिंग पावरफुल. आज की जो स्थिति है उसमें वही वाली बात, यस इट इज़ अ किंग. कल क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन इन सब पावर की लड़ाई में, ईगो की लड़ाई में, वर्चस्व की लड़ाई में,
गोल्ड और सिल्वर बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहा है। तो हम यही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 2026 में गोल्ड और सिल्वर ऊपर ही जाने वाला है। नहीं, मैं ये कोई ऐसी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। मैं माफ़ी चाहूँगा खुशी जी, मैं पंडित नहीं हूँ और मैं कोई प्रेडिक्शन भी नहीं करता। ऐसे समीकरण बन रहे हैं कि ये जो पावर की लड़ाई है, ये जो वर्चस्व की लड़ाई है, ये आगे भी इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाली। नहीं, ऑफ कोर्स हम अगर एनालिसिस ही कर अगर ये सकते हैं। नहीं होने वाली हम्म, तो इसका मतलब गोल्ड और सिल्वर में बढ़ेगा। कहीं ना कहीं तेजी रहने वाली है। लेकिन आज मैं बोल दूं तेजी रहने वाली है और लोग इन्वेस्ट कर दें और उनका नुकसान हो जाए, तो मैं इसलिए कुछ नहीं बोलूँगा। मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट कभी देता भी नहीं। मेरा मानना ये है कि हो सकता है यहीं पे ही चांदी स्टेबल रह जाए। और ऑलरेडी लोगों ने, जिन्होंने आज से 6 महीने पहले ली थी, दिवाली वाले दिन कुल 1.5 लाख रुपए रेट था, उसके बाद चांदी 4 लाख पहुंच गई और आज 4 लाख से गिर के 2.5 आ गई। तो 1.5 से तो 2.5 ऑलरेडी हम 1 लाख रुपए ऊपर बैठे ही हैं ना। 1 लाख लॉन्ग रुपए टर्म सुनने में आपको ऐसा लग रहा है, बट आज से अगर हम 6 महीने पहले चले जाते दिवाली के टाइम पे, विच इज़ नॉट इवन 6 मंथ्स और मे बी 4 मंथ्स, तो 4 मंथ्स से में हमने आज का प्राइस भी अगर मैं देखूं तो 60% 70% प्रॉफिट पे हैं लोग। अब किसी ने 4 लाख पे ही ले लियो तो ऑफ कोर्स वो लॉस में वो है। लॉस में। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता लोग इतना 4 लाख पे कैसे ले सकते हैं। भाई जब 1.5 लाख थी तब तुम्हें अच्छी नहीं लग रही थी, 4 लाख पे अच्छी लग रही है, तो ये समझ से परे है। तो हमारा एनालिसिस से ही हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे ग्लोबल टेंशन्स हैं उस हिसाब से मेटल्स के रेट ऊपर जाते हुए हम देख मैं सकते हैं। सिंपल एक चीज़ कहता हूँ कि लोग जो ये एजम्पशन करते हैं, जो प्रिडिक्शन करते हैं, इसीलिए वो लॉसेस में रहते हैं। मुझे नहीं पता कल क्या होगा। इससे बेटर है कि मैं गोल्ड का, सिल्वर का, चाहे आप बिटकॉइन आपने कहा उसका, या निफ्टी का, या किसी का भी, मैं एक चार्ट लगा लूँ। चार्ट लगाना बहुत आसान है। मैं एडिटर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ लगा दे। आप डेली टाइम फ्रेम लगा दीजिए चार्ट और 20 EMA लगा दीजिए। बहुत सिंपल है। जब तक ये इस लाइन के ऊपर है आप बाय में बैठिए, जब ये नीचे आ जाएगी आप सेल कर दीजिए। बहुत सिंपल है, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। जब मुझे मार्केट बता के जाता है कि मैं अब नीचे जा रहा हूँ, मुझे बता के जाता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो मैं अपना दिमाग लगा के लॉस क्यों ले लूँ? वाई आई एम नॉट गोइंग विद द फ्लो? ट्रेंड इज फ्रेंड, ये तो हमने हमेशा ही सुना है ना। तो वाई वी आर नॉट फॉलोइंग इट? इसीलिए तो 93% लोग लॉस में है। मैं आपसे ये ज़रूर आज के एपिसोड में समझूंगी कि एक स्टॉक को कैसे रीड करे, एक चार्ट को कैसे रीड करे, और एक कंपनी के स्टॉक के लिए ऐसी क्या चीज़ें देखे, कब एग्जिट या एंट्री पॉइंट करे। बट उससे ये पहले जो चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, आपको डेली टाइम फ्रेम कोई सा भी आप चार्ट लगा लीजिए, चाहे वो सोने का हो, चांदी का हो, निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी का हो, स्टॉक का हो, और भी कुछ भी, ऑयल का हो, नेचुरल गैस का हो, डेली टाइम फ्रेम 20 EMA, दैट इज़ द बेस्ट इंडिकेटर। अगर वो ऊपर है उसके प्राइस लाइन के तो हमें बाय करना है। लाइन से नीचे आ गया, हमें चाहे हमने बिल्कुल टॉप पे लिया हो तो भी हमें वहाँ स्टॉप लॉस लेना ही लेना है। फिर जब ऊपर जाएगा तब दोबारा ले लेंगे। बट आई एम नॉट द वन हु विल कैच द फॉलिंग नाइफ। 4 लाख वाली चांदी गिरते गिरते 2 लाख आ, मतलब 2.5 लाख आ गई, हो सकता है 2 चली जाती। अब मैं मूर्ख आदमी अगर 4 लाख पे भी ले लूँ, 3.5 पे भी ले लूँ, 3 पे भी ले लूँ, फिर मैं सोचूं 2.5, अरे इससे ज़्यादा क्या गिरेगी, तो वो तो 2 भी गिर जाएगी। और वो 1.5 से शुरू हुई थी, वो तो 1.5 के भी नीचे जा सकती है। तो हम किसको कहेंगे कि भाई ये तुम क्यों गिर गए? तो बेटर है जब तक वो लाइन के नीचे, आई एम लीविंग इट। जब लाइन के ऊपर जाएगी तब दोबारा बाय कर लेंगे। तो माइंडसेट बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए, यू हैव टू बी, बिकॉज इट्स योर मनी। नॉट इमोशनल। तो जो लोग इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं वो तो लॉस लेते ही हैं ना। मेरे को सर बताइए 3 मतलब अ फ्यू स्टेप्स, आप मुझे एक बार थोड़ा सा समझाइए कि क्या स्टेप है कि एक स्टॉक को रीड कैसे करें। आप फंडामेंटल नहीं रीड कर सकते, बिकॉज फॉर दैट यू नीड टू हैव अ माइंडसेट ऑफ ए CA कि इसका प्रॉफिट कितना है, इसका प्रोजेक्शन क्या है, ये कैसे करेगा, हमें नहीं समझ आता। हमें नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो हमें इस लाइन पे जाना ही नहीं है। नहीं। दूसरा, आज मान लीजिए सब उसके फंडामेंटल अच्छे हैं, जो उसका प्रमोटर था वो बेईमान हो जाए, आज कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आ जाए, तो मेरे को तो फंडामेंटल सब सही दिख रहे हैं, बट अंदर कुछ और अंदर कुछ और हो रहा है। ऐसा क्या हमने देखा नहीं? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। येस बैंक, देयर वाज ए कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू। DHFL कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू। जेनसॉल कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू।
एक ही दिन में 1000 रुपए टूट गए, जेंसॉल एक ही दिन में ख़त्म हो गया स्टॉक। तो हमें दिमाग लगाना ही नहीं है, हमें डेली टाइम फ्रेम पे 20 EMA लगा देनी है। जब तक ये स्टॉक उसके ऊपर है, आई एम विद हिम। जैसे ही ये नीचे बंद हो गया एक भी दिन, मुझे लॉस लेना ही लेना है। फिर ऊपर आएगा ना, मैं क्या करूँगा भाई, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बीच के 10-20-50 रुपए मिस हो जाएंगे, वापस से ले लूँगा। लेकिन मैं लॉस में क्यों बैठा रहा हूँ? जो चीज़ 1000 से गिर के आ गई 50 रुपए पे, और मैं सोच रहा हूँ ये 50 वाली दोबारा 1000 चली जाएगी, तो मैं मूर्ख हूँ। सो आई नीड नॉट हैव टू फॉलो माई ओन इंस्टिंक्ट, क्योंकि वो गलत ही होने वाली है। क्योंकि वी एज ह्यूमन बीइंग, हमें लगता है कि यार इससे पहले कमाया था, ये हमारे लिए शुभ है। बहुत सारे लोग भ्रांतियां बना लेते हैं कि यार मैंने तो इससे बहुत कमाया था, मेरे लिए अच्छा है, ये धोखा नहीं देगा, मतलब एन नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस दे गिव टू देमसेल्फ। लेकिन वो सब लॉसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इससे बेटर है, डोंट मैरी योर स्टॉक, सिंपली बी प्रैक्टिकल। लाइन के ऊपर है, मुझे बाय करना है, लाइन के नीचे है, मुझे सेल करना है। देयर इज नो सेकंड वर्ड टू इट। दिस इज द ओनली फॉर्मूला टू यूज, एनी, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स बिल्कुल। के लिए, जो लोग इतनी नॉलेज नहीं समझते कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या वेरिएबल्स आपको है, कोई फैक्टर्स भी है। स्टॉक लेना है, मान लीजिए 100 रुपये चल रहा है वो, और आपको कोई आके कह देता है ये 1000 जाएगा, यही तो होता है, तभी तो लोग लेते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आके यूफोरिया बना देता है उसका। मैं कहता हूँ आप 100 पे मत लो, आप 120 पे ले लेना, लेकिन उसे एक बार 20 EMA के ऊपर आने दो। देख लो। जिसने 1000 जाना है तो 20 छोड़ दूंगा मैं, क्या फर्क पड़ता है। करेक्ट। लेकिन मैंने 100 पे लिया और वो 20 आ गया, तो मेरे तो 80 चलेगा। दैट मीन्स आई हैव ruined 80% ऑफ माई कैपिटल। वेयर एज आई वॉज ड्रीमिंग के 100 वाली चीज़ 1000 हो जाएगी, मैंने तो यहाँ अपनी कैपिटल ही 80% ख़त्म कर दी। तो मुझे वो नहीं करना है भाई, ऊपर जाने दो। मैं शुरू के 20, 50, 100 रुपये छोड़ने को तैयार हूँ। मैं चलती ट्रेन में चलूँगा। आई विल नॉट सिट इन ए ट्रेन विच इज़ नॉट इवन हैविंग ए इंजन। करेक्ट। मैंने एक लाइन पढ़ी थी जीरोधा की ऐप पे, लिखा हुआ है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में 95% ऑफ पीपल लूज मनी। यस। हाउ कैन वी बी द 5%? बस ऐसे ही जैसे मैंने बताया दिस इज द ओनली फॉर्मूला जो हम ऑप्शंस में भी भाई। use कर आप सकते हैं। चलते ट्रेंड पे चलेंगे ना, जो चीज़ 100 पे है वो 80, 20, 60, 10 भी आ सकती है। जो चीज़ 100 से 120 आ गई, अब वो क्या होगा, वापस 80 आ जाएगी। हाँ। मैं स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा। जो चीज़ नीचे गिर रही है, द ट्रेंड इज डाउनवर्ड, इट कैन गो टू जीरो ऑल्सो। एंड इन माई ओन लाइफ आई हैव सीन स्टॉक्स। एडुकॉम पे एक स्टॉक होता था 16,000 वाला स्टॉक 50 पैसे पे बंद हुआ है। 16,000 वाला। यूनिटेक मैंने खुद देखा है 12,600 पे ट्रेड होते हुए, 12,600 वाला 20 पैसे पे ट्रेड होते हुए देखा है मैंने। सुजलॉन 1200 रुपये का स्टॉक आज आप देख लो कहाँ है, 5-6 रुपये पे घूम रहा है। येस बैंक 600 वाला स्टॉक 6 रुपये पे घूम रहा है। सत्यम कंप्यूटर्स, किसी टाइम में लोग कसमें खाते थे कि भैया इससे बढ़िया कंपनी नहीं है, 5-5 रुपये में मिल रहा था। सो कंपनीज कैन गो हेवे, नुकसान हो सकता है। बेटर है कंपनी से दूर रहिए, इंडेक्स में ट्रेड करिए, यू विल मेक बेटर मनी। कम आएगा, कम जाएगा। Exactly. Why are we reaching for, let's say 1 lakh if we can earn 60 to 70,000? वो ज़्यादा सेफ है, चाहे थोड़ा कम है। मेरा मानना ये है कि आज आप FD करते हैं, पूरे साल पैसा रखते हैं, 5% मिलता है। इससे बेहतर विकल्प आपके पास क्या है कि आप NSE, PPF ये सब कर दें, इसमें 7-7.5 मिलता है। इससे बेहतर क्या है, म्यूचुअल फंड 12, 13, 14% से 30% तक मिलता है आराम से। अगर अब आपके पास इससे बेटर विकल्प है तो आप उसमें जाइए, नहीं तो म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट। मैं क्यों पूरा टाइम लगाऊं? आप देखो, सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मैं इन्वॉल्व रहूं, पैसा लगाऊं, एनर्जी लगाऊं, और अगर मैं यहाँ पे इन्वॉल्व हूँ तो इसका मतलब आई एम लूजिंग ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आज मैं अगर ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं अपना नुकसान तो ले ही रहा हूँ। अगर मैं ट्रेड नहीं करता, ये पैसा म्यूचुअल फंड में देता, नुकसान फ़ायदा वहाँ भी हो सकता है, लेकिन मैं तो कम से कम लाख रुपए महीने की नौकरी कर रहा हूँ, तो दैट इज़ दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मैं आई एम लूजिंग ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑल्सो एंड आई एम नॉट मेकिंग मनी इन द मार्केट ऑल्सो। तो फिर क्या फ़ायदा, मैं कर क्या रहा हूँ? तो ऐसे कौन लोग होने चाहिए जो लोग जॉब छोड़ के अपना फुल टाइम ट्रेडिंग कर सकते हैं?
जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग तो मैं किसी को सजेस्ट ही नहीं करता, और अगर फिर भी किसी को बिल्कुल ही ये है कि भैया मुझे तो करना ही करना है, तो वो पहले कम से कम साल 6 महीने ये देख लें कि मैं अगर 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ जॉब से, तो क्या मैं 2 लाख रुपए ट्रेडिंग से कमा सकता हूँ। इफ़ दे आर नॉट अर्निंग डबल ऑफ इट, दे शुड नॉट लीव इट। क्योंकि आज जो आदमी 1 लाख रुपए पे काम कर रहा है, साल भर बाद 1 20 1 25 पे पहुंच जाएगा, और 1 साल बाद 1.5 पौने 2 पे पहुंच सकता पहुंच है। सकते हैं। तो अब आप 2 साल अगर फेलियर रहे, तो पता लगा वहाँ से जॉब भी गई, यहाँ पे पैसा भी नहीं बना, और डिप्रेशन आ गया अलग, तो फिर आपकी सेवाएं लेनी पड़ेंगी उन्हें एज ए साइकेट्रिस्ट, तो वो एक और अलग काम हो जाएगा। प्लस साथ साथ जो लॉस हम इन चीज़ों से करते हैं ना, वो ज़्यादा हर्ट होता है क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने हाथों में ले लेते हैं। सी, when you lose money in trading, you don't just lose money, you lose your mental peace, you Definitely. lose you, it is a toll on your mental health, बहुत। it is a toll on your health। मैंने कई लोगों को हार्ट अटैक आते हुए देखा है, मैंने कई लोगों को बीमार होते हुए देखा मार्केट में है, पैसा लूज करके। मार्केट में पैसा लूज, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। देर आर एन नंबर ऑफ न्यूज़ इन द मतलब आर्टिकल्स इन द न्यूज़ कि मार्केट जिस दिन क्रैश होता है लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी पोजीशन होती है, दे आर नॉट एबल टू पे, तो दे आर लेफ्ट विद नो चॉइस देन टू सुसाइड। एग्जैक्टली, एंड दैट्स अनफॉर्चुनेट। सर, हम ट्रेडर्स की बात ही कर रहे हैं, तो आप 3 ऐसे सिंपल रूल्स बताइए जो 2026 में हमारे ट्रेडर्स फॉलो कर सकें। सबसे पहले तो गो स्लो, हम्म। यू डोंट हैव टू पुट ऑल योर मनी इन वन गो, ठीक है। यू हैव टू स्प्लिट इट एंड देन इन्वेस्ट स्लोली। अब जब हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं तो इन्वेस्टमेंट इज़ ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस, और अगर हम ट्रेडिंग कहते हैं तो ट्रेडिंग इज़ लाइक स्कैल्पिंग, मतलब आज लिया कल बेचा, आज लिया कल बेचा। तो ये साल बहुत हाई वॉलेटिलिटी का होने वाला है, क्योंकि अभी तक भी मिस्टर ट्रम्प जो है रोज़ आके आज 500% टैरिफ लगाऊंगा, आज 200 लगाऊंगा, आज 100 लगाऊंगा, आज ये लगाऊंगा। सेकेंडली, फेड का चेयरमैन भी चेंज होने वाला है, तो देर आर सर्टेन बिग मेजर चेंजेस टू बी कमिंग इन टाइम्स टू कम। तो मेरा कहना ये है, पहला रूल, मुझे अगर 1 लाख रुपया लगाना है तो मेरे को स्टैगर्ड वे में लगाना चाहिए, यानी कि 10-10 हज़ार रुपये 10 बार में। तो वी हैव टू इन्वेस्ट इन स्टैगर्ड वे। सेकेंडली, वी हैव टू बी डेफ एंड ब्लाइंड। जो मैं सोच रहा हूँ मुझे उस पूरे सेटअप पे काम करना है। अगर स्टॉप लॉस आ रहा है तो स्टॉप लॉस लेना है, मुझे सुनना नहीं है जो मेरा प्लान ऑफ एक्शन। जो मेरा प्लान ऑफ एक्शन है। क्योंकि आज मैं सोचता हूँ कि मुझे चांदी बाय करनी है, पता लगता है टीवी कह रहा है कि भाई बहुत मंदी आने वाली है, पता लगा मैं बाय करते करते सेल में बैठ गया और वहीं से ऊपर चला गया, बिकॉज नो वन नोज कल क्या होने वाला है। सो यू आर द बेस्ट फॉर योर प्लान्स, डोंट लिसन टू एनीवन, डोंट सी व्हाट अदर्स आर डूइंग। आप अपना एक प्लान बनाइए कि मुझे 100 रुपये में घुसना है, 95 पे निकलना है, 120 पे निकलना है, यानी कि 100 रुपये पे मैं घुसूंगा, 95 पे मैं स्टॉप लॉस लूंगा और 120 पे मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। सो यू स्टिक टू योर प्लान्स, डोंट लिसन टू व्हाट योर नेबर्स आर डूइंग, व्हाट योर फेलो ट्रेडर्स आर डूइंग, फॉर व्हाट अदर्स आर डूइंग, क्योंकि दे ऑल्सो फॉल इन दैट कैटेगरी ऑफ 93%। और ये वो भी गलती हम सब प्रॉफिटेबल, करते हैं। वो भी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो जब वो ही प्रॉफिटेबल नहीं है तो आप उससे सलाह कैसे ले सकते हो? सही बात है। तो इससे बेटर है कि यू जज योर सेल्फ, यू बी योर बेस्ट कंपेनियन एंड ट्रेड। थर्ड, जैसे कि मैंने बताया, हैव अ प्लान, फॉलो अ सेटअप। अगर आपका चार्ट बोल रहा है कि मुझे बाय करना है सिर्फ, तो ही करना है, क्योंकि चार्ट तो सब कुछ दिखा ही रहा है ना। चार्ट आपको ये भी दिखा रहा है कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, चार्ट आपको ये भी बता रहा है जियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या चल रही है, चार्ट आपको ये भी दिखा रहा है DIA FIA बाय कर रहे हैं या वो सेल कर रहे हैं। मतलब चार्ट इज़ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरीथिंग। तो मैं क्यों टीवी की सुनूं, मैं क्यों किसी को यूट्यूब पे सुनूं, कोई मेरे को क्यों सुने? मैं तो कहता हूँ भाई चार्ट देखो ना, चार्ट अगर कह रहा है बाय तो बाय करो, चार्ट कह रहा है सेल करो तो सेल करो, चार्ट की सुनो, चार्ट की सुनो। टॉक टू चार्ट्स, मैं तो बहुत जगह बोलता हूँ टॉक टू योर चार्ट्स, क्योंकि आप मेरे से बात करो, इससे बात करो, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, बट इफ यू आर टॉकिंग टू द चार्ट यू विल लर्न हाउ टू मेक मनी इन दिस मार्केट। ठीक है। आई थिंक वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल्स बताए आपने, जो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं। अभी जैसे हम सुन लेंगे, बट जब हम वहाँ बैठते हैं और कई बार हम लोगों की सुन के अफेक्ट होते हैं तो हम यही रूल्स भूल जाते हैं। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए खुशी क्या है, मैं यहाँ पे ना लोगों को बहुत बड़ा क्रिटिसाइज़ करता हूँ कि आप सब्जी लेने जाते हो या फल लेने जाते हो,
पूरे हफ्ते का आप फल लाओगे ना, मुश्किल से 2,000 रुपये का आएगा, नॉट इवन 3,000 मैक्सिमम 4,000। उसमें तो हम बार्गेन करके 400 रुपये बचाने की कोशिश कर लेते हैं कि किसी तरह से 400 रुपये बच जाएं। आज मुझे मोबाइल लेना होता है तो मैं एक दुकान पे जाऊंगा, अच्छा दूसरा वाला कहेगा मैं आपके सर क्रेडिट कार्ड के साथ ये स्कीम लगा दूंगा, तीसरा कहेगा मैं कैशबैक दे दूंगा। हम एक मोबाइल खरीदने के लिए जहाँ पे हम मुश्किल से 5,000 रुपये नहीं बचा पा रहे, और फिर हम उसे दिखाते हैं कि देख भाई ऑनलाइन तो इतने का मिल रहा है, तो फिर ऑनलाइन मंगा लो ना, वाई वेस्टिंग टाइम। आज 80% लोग क्या कर रहे हैं, हीटर लेने गए 10,000 का, भैया ऑनलाइन तो 9,000 का मिल रहा है, तो फिर आप 9,000 मंगा लो ना। वाई यू आर वेस्टिंग योर रिसोर्सेज। पेट्रोल लगाया, टाइम लगाया, उस दुकानदार से झिकझिक करी, 9,000 का मंगा के ख़त्म करो। सही बात है। तो आप अपने टाइम की वैल्यू ही नहीं कर रहे। सो पीपल आर सेविंग स्मॉल मनी एंड गिविंग बिग मनी लाइक एनीथिंग। स्टॉक मार्केट में आते ही पता नहीं आंखों पे क्या पट्टी आ जाती है, करोड़ों रुपए खो देते हैं, लेकिन 400 रुपए के लिए झिकझिक कर लेंगे। तो ये एटीट्यूड जब तक नहीं चेंज होगा, फोकस ऑन बिग थिंग्स नॉट ऑन स्मॉल थिंग्स, बार्गेन ऑन बिग थिंग्स नॉट ऑन स्मॉल थिंग्स, ये एटीट्यूड लाना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आप गाड़ी चलाते हो, आप कितनी दफ़ा तुम्हारा लाइसेंस चेक हुआ है? जब तक कुछ गलत नहीं करते तब तक। पिछले एक साल में तुम बताओ, तुम गाड़ी चलाती हो, कितनी दफ़ा लाइसेंस एक चेक? बार भी नहीं। मेरा भी नहीं हुआ। मैं तो पिछले 30 साल से गाड़ी चला रहा हूँ ऑलमोस्ट। मेरा लाइसेंस मेरे ख्याल पिछले 2-3 साल में एक बार मुझे पुलिस वाले ने देख के नहीं रोका। लेकिन जिस दिन मैं लाइसेंस मेरी जेब में नहीं होता, उस दिन मुझे अंदर से वो होता है यार कहीं चेकिंग ना हो जाए आज। सो मेरे को उसका तो डर है। जो चीज़ मेरे साथ साल में 2 साल 5 साल में 1-2 बार हो रही है, लेकिन मैं ट्रेडिंग के वक्त आते ही बिल्कुल बेखौफ हो जाता हूँ, क्योंकि वहाँ मैं पैसा खो रहा हूँ, मैं अपने इमोशंस को वो मतलब काउंट ही नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे अकल ही नहीं लगा रहा कि भाई मेरे को यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है, मेरे को यहाँ पे आई डोंट हैव नीड नॉट हैव टू मैरी द स्टॉक और द इंडेक्स और वॉट एवर आई एम ट्रेडिंग, आई डोंट हैव टू लगाओ माई दिल देयर, आई हैव टू थिंक फ्रॉम माई ब्रेन। सो one need to understand that we have to be very cautious when we play in this market. और लोग यहाँ पे ही आते ही सबसे बेखौफ हो जाते हैं। 400 रुपये उनको बहुत वैल्यू दिखती है उसमें। सब्जी लेने जाएंगे, मोबाइल लेने जाएंगे, कपड़े लेने जाएंगे, ज्वेलरी लेने जाएंगे, हर जगह बार्गेन कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में आके कोई बार्गेन ही नहीं कर रहा, खुला उड़ा रहे। खुला उड़ा रहे हैं। क्योंकि उनको एक ना प्लेइंग फील्ड मिल रही है। आई थिंक ट्रेडर्स की साइकोलॉजी ऐसी हो रही है, खेल लग रहा है, गैम्बलिंग है उनके लिए कि मैं यहाँ पैसा लगाऊँ तो लेट्स सी ये कहाँ तक जा सकता है। और वो गैम्बलिंग माइंडसेट जो हम इवन हमारी लैंग्वेज में साइकोलॉजी में भी एक डिसऑर्डर में आ जाता है एक लेवल पे आने के बाद, क्योंकि एडिक्शन हो जाता है। उस माइंडसेट के साथ जब आप पैसों के साथ खेलते हो, एक एड्रीनलिन रश है। देखो मैं आपको पहले तो यहाँ पे आपको भी करेक्ट करूँगा और मैं सबको करेक्ट करूँगा। यू आर नॉट प्लेइंग हियर। माइंडसेट की बात वही। ठीक है, यू हैव टू टेक इट एज अ वेरी सीरियस बिजनेस। एग्जैक्टली। This is, you are investing in a company. If it goes up, you gain money. If it goes down, you lose money. ठीक है, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। Secondly, मैं लोगों से ये कहता हूँ भाई तुमने कितना पैसा खो दिया, तो लोग कहते हैं मैंने करोड़ों खो दिया। और मैं उनसे सिर्फ एक बात कहता हूँ कि रोज़ अपना डिसीजन वेव करा तुमने, आज खरीदा कल बेचा, आज खरीदा कल बेचा, आज खरीदा कल बेचा, इसी में ही लॉस हो गया ना। वाई नॉट जो डे 1 पे पोजीशन बनाई थी, अगर आज तक उसमें बैठते तो लॉस होता। तो लोग कहते हैं नहीं, करोड़ों रुपए कमा के उठते, करोड़ों रुपए। तो जो पहला प्लान था वही सही तो था। आप बार बार अपने डिसीजन को चेंज मत करो। और ये डिसीजन क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं। किसी ने कहा चांदी ऊपर जाएगी, या टीवी पे सुन लिया, आपने चांदी खरीद ली, और जब आपने खरीद ली वो नीचे आ गई थोड़ी सी, तो फिर ऐसा यूफोरिया बन गया मार्केट में, अब तो ये क्रैश ही हो जाएगी, आपने डर के मारे बेच दी। तो ना आपका घुसने में डिसीजन था, ना निकलने में डिसीजन था, कोई और लेगा। आप तो बेवकूफ़ हो। समवन एल्स इज प्लेइंग विद योर माइंड एंड यू आर जस्ट एक्टिंग एज ए स्लेव। तो वैसे ही दिया हो ना यार पैसा किसी को। ऐसे में तो मैं कहता हूँ भाई कहीं किसी की चैरिटी कर दो, किसी गुरुद्वारे में दे दो, किसी गरीब को खिला दो, कम से कम दुआ तो मिलेगी। भाई आपने तो खोना ही है, क्योंकि यू आर नॉट यूजिंग योर ब्रेन।
तो भाई दुआएं ले लो, क्या पता उससे और पैसा ज़्यादा बन पैसा जाए। आ जाए। सही बात है। सर एक क्वेश्चन जो मेरा था आपके लिए कि 3 तरह की कैप्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। 2026 में कौन सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगा? ये किसी को नहीं पता होता जी कौन परफॉर्म करेगा। मेरा कहना ये है, आपके पास 100 रुपये हैं, आप 100 रुपये को स्टेगर्ड वे में लगाइए। पहले समझ लेते हैं लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है, स्मॉल कैप क्या है। लार्ज कैप वो बड़ी कंपनीज हैं जिनकी मार्केट कैप शायद 50,000 करोड़ से बड़ी है। 5,000 या 2,000 करोड़ से लेके 50,000 करोड़, या मेरे ख्याल 20,000 करोड़, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, वो देख लीजिए, आप गूगल कर लीजिए, कहिए तो मैं देख के बता दूं। बड़ी कंपनी, मझौली कंपनी, छोटी कंपनी, ठीक है। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। अभी लार्ज कैप में क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉरपोरेट गवर्नेंस होता है, बड़ा बिजनेस होता है, मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ तक होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी कम आता है, लॉस भी कम होता है। लार्ज कैप इज़ लाइक अ एफडी से ज़्यादा रिटर्न है, लेकिन रिस्क भी है। मैं ये नहीं कहूँगा रिस्क नहीं है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल रूप से 10% के आसपास, बहुत स्टेबल। 12% की रिटर्न निफ्टी में ही अगर हम इन्वेस्ट करें तो 15-17% की रिटर्न साल की आ जाती है। अब आते हैं मिड कैप पे। तो मिड कैप क्या है, 12% से लेके 24-25% तक रिटर्न दे देते हैं। लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर कंपनी, आई एम टॉकिंग अबाउट द बास्केट। बास्केट। देन कम स्मॉल कैप। जब ये चलते हैं तो ये 30-35% की भी रिटर्न दे देते हैं महीने और साल की, और ये सबको बीट कर देते हैं, लेकिन रिस्क भी उतना इन्वॉल्व है। अब हम ज़्यादा इसको रिस्क। ऐसे समझते हैं कि आज एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो बंद होने के उसके चांस कम हैं, वो उसका सेल प्लस माइनस होता रहेगा लेकिन बंद नहीं होगी। मिड कैप जो है वो आने वाले 10 साल में हो सकता है लार्ज कैप बन जाए, और जो स्मॉल कैप है वो इज़ लाइक अ लाला कंपनी, ये चल भी सकती है, ये बंद भी हो सकती है। अब इसका एक और मैं उदाहरण देता हूँ कि जो लार्ज कैप है उसकी जो टर्नओवर है वो मान लीजिए आज 50,000 करोड़ की है एक क्वार्टर की। अब ये 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ होना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑफ मनी है, यानी कि ये 100% ग्रोथ नहीं दिखा सकती इतनी आसानी से। लेकिन जो मिड कैप है जिसकी की टर्नओवर पूरे मतलब क्वार्टर की 10,000 करोड़ है, वो 15,000 करोड़ हो सकती है, 20,000 करोड़ हो सकती है, तो ये डबल हो गई, तो यहाँ ग्रोथ ज़्यादा है। और जो स्मॉल कैप है, आज मान लीजिए वो 1,000 करोड़ का काम कर रही है, वो 5,000 करोड़ हो गई, तो वहाँ पे कितनी रिटर्न आ गई, 5x हो गई। यहाँ पे 5,000 करोड़ बढ़ सकते हैं, तो इसमें ग्रोथ होएगी 500% की। जो 50,000 करोड़ में अगर 500 करोड़ बढ़ते हैं तो वो 1% की ग्रोथ कहलाएगी, और यहाँ पे वो 1% क्या, वो तो पॉइंटों में आ जाएगी। सो यहाँ पे ग्रोथ कम है लार्ज कैप में, मिड कैप में साइजेबल ग्रोथ है, स्मॉल कैप में बहुत अच्छी ग्रोथ है। लेकिन स्मॉल कैप में क्या होता है, अगर 100 कंपनी की बास्केट है उसमें से हो सकता है 15 बंद हो जाए, कभी भी हो सकता है। कभी भी बंद हो सकती है, रिस्क ज़्यादा है। रिस्क ज़्यादा है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स 30% की रिटर्न है। बट कहते हैं मिड कैप स्मॉल कैप को बीट करता है। नहीं, स्मॉल कैप तो रिस्क ही ज़्यादा है, रिटर्न भी ज़्यादा देता है। कहा जाता है, मैंने मतलब पढ़ा गया है नहीं कि नहीं, मिड आप कैप बीट कर सकता है स्मॉल कैप को। लेट्स टॉक ऑन डाटा। तो डेटा में ऐसा नहीं है, किसी साल हो सकता है कि स्मॉल कैप ज़्यादा अच्छा चल जाए, मिड कैप ना चले, बट ओवर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म आप देखेंगे तो स्मॉल कैप हैज़ बीटन एवरीवन। ठीक है सर, एक अल्टीमेट क्वेश्चन जो मेरी ऑडियंस ज़रूर जानना चाहेगी कि क्या 2026 में मार्केट क्रैश आने वाला है या नहीं? किसी को नहीं पता। कोई चांसेस है? चांसेस तो देखिए ऐसा है कि आई विल स्पीक समथिंग वेरी ऑड, मुझे नहीं पता मैं यहाँ से घर भी पहुँचूंगा या नहीं। सो इट इज़ एज गुड एज दिस क्वेश्चन। बट अगर नेक्स्ट 3 मंथ्स की भी बात करें, हो सकता है आज ही रात को दुनिया में अमन चैन पीस सब हो जाए, और हो सकता है आज ही रात को रशिया और अमेरिका लड़ पड़े, चाइना और अमेरिका लड़ पड़े। हमें नहीं पता खुशी, ये चीज़ें मैं कहता हूँ आप पंडित मत बनिए, आप ट्रेडर हो, ट्रेडर बनो। और मैं दुनिया के किसी भी पंडित को चैलेंज कर देता हूँ, कौन सा ऐसा पंडित था जिसने ये कह दिया था कि 8 नवंबर को मोदी जी आएंगे और ये हमारे जो पैसे घर रखे हैं मिट्टी हो जाएंगे? आप मुझे बताओ, कोई पंडित था? इतना बड़ा इवेंट
जहाँ पे हमारे दुनिया में मतलब इंडिया में जितने लोगों के पास पैसा था सब उसकी वैल्यू डिवैल्यूएशन हो गई। करेक्ट। पंडित आज मैं देखता हूँ रीलों में आके बोल रहे हैं सोना चांदी यहाँ से ऊपर जाएगा, डॉलर में कमजोरी आएगी। तो भाई तुमने रुपए की कमजोरी क्यों नहीं उसने निकाली जब 8 नवंबर था? मुझे किसी की भी एक रिकॉर्डिंग दिखा दो। सो ये सब अटकलें होती हैं, किसी को नहीं पता कल कौन सा देश कहाँ लड़ेगा, कौन से देश में संधि हो जाएगी। कल अगर चाइना और अमेरिका दोस्त हो गए तो सबसे पहले गोल्ड क्रैश हो जाएगा, और इनकी लड़ाई लड़ती रही तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी। सो बेटर डिज़ाइन ए पोर्टफोलियो विच हैज़ लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, इंश्योरेंसेस। ऐसा एक पोर्टफोलियो बनाओ ना जिसमें सब कुछ हो। कभी एक चीज़ चलेगी, कभी दूसरी चलेगी, लेकिन हाँ 20-25 साल बाद देखेंगे सब में मुनाफा होगा। बट कहीं इंडियन फैमिलीज ने, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज ने एकदम से गोल्ड का राइज सुना कि बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है, और एकदम से सारा कैपिटल गोल्ड में डाल दिया है। क्या ये एक बेवकूफ़ी थी? वेट करें, बढ़ जाएंगे, रेट आएगा, 10-5 साल लग सकते हैं, आ जाएगा रेट। तो ये बेवकूफ़ी नहीं थी? देखिए, अब आप जो डिसीजन ले चुके हो उस पे हमारे पास लाइफ में ना रिवर्स का बटन नहीं होता, रिवाइंड बटन लाइफ देती नहीं है। तो अब जो डिसीजन ले लिया, चाहे वो गलत है या सही है, उसे एक्सेप्ट करो, वेट कर लो ना यार, क्या दिक्कत है? आज मैं कह दूं कि बेवकूफ़ी थी और कुछ लोग इसको आज ही बेच लें, लॉस बुक कर लें और कल फिर किसी और चीज़ में लगा दें और वो गिर जाए, पता लगा गोल्ड ऊपर बढ़ जाए, तो मैं तो कहता हूँ अब गलती हो गई तो भाई वेट करो। मेरे ख्याल से भगवान की यही रज़ा है कि अभी आप आगे कुछ ना करो, उसी के साथ बने रहो। तो बट डाइवर्सिफाई करने को कहा जाता है। तो अब आप ही ने मुझसे कहा ना कि लोग बेवकूफ़ी कर चुके हैं और सारी कैपिटल लगा चुके हैं, तो आज मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको बेच के अब स्टॉक मार्केट में लगा लो। पता लगा ये तो गिरा ही पड़ा है, स्टॉक मार्केट में आप घुसे, ये और गिर गया 30%, तो इससे बेटर है कि गोल्ड ही बढ़ जाता। तो अब जो डिसीजन ले चुके हो उस पर बने रहो, लेकिन आगे डाइवर्सिफाई करके लगाओ। जैसे मैंने बताया कि लार्ज कैप भी होना चाहिए, मिड कैप भी होना चाहिए, स्मॉल कैप भी होना चाहिए, गोल्ड भी होना चाहिए, सिल्वर भी होना चाहिए, बिटकॉइन भी होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब का आप एक बास्केट बनाएं। चाहे 1 रुपया लगाएं या 1 लाख रुपया लगाएं या 1 करोड़ लगाएं, उसी स्प्लिट को बरकरार रखें, उसी परसेंटेज वाइज, तो पैसा बन जाएगा आने वाले समय में। बट इट इज़ इन्वेस्टमेंट इज़ ए लॉन्ग टर्म जर्नी, इट इज़ नॉट ओवरनाइट। या इट्स नॉट, मतलब कहते हैं ना कि इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ ओनिंग अ स्टॉक, यू ओन इट फॉर 10 years एटलीस्ट, नॉट फॉर 10 मैं तो आपकी minutes. ऑडियंस को एक फार्मूला दे जाता हूँ भाई। देखो, आप स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप की हम बातें कर रहे हैं। कोई भी यूथ या कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के लिए, मान लीजिए किसी का आज बच्चा हुआ है, ठीक है, हमें तो नहीं पता कौन क्या कब तक चलेगा, लेकिन हम मान लेते हैं आज ही बच्चा हुआ है। आप 1000 रुपये की सिप चालू कर दो ना, उसके लिए 15% की भी रिटर्न आएगी, तो 65 ईयर्स, 69 ईयर्स में 100 करोड़ रुपया होगा, केवल 1000 रुपये जोड़ के। आप लगा लो, मैं आप देखो, आप कर लो, सिप कैलकुलेटर लगा लो, 15% की रिटर्न में मिड स्मॉल कैप ने 30% की रिटर्न दी है पिछले 5 से 7 साल में। मैं तो 15 ही लगा रहा हूँ। आप 1000 रुपये मतलब 15% पे कंपाउंड करो, आने वाले 60 साल है शायद, 100 करोड़ बन जाएगा। क्यों अपन छोटी मोटी बात करें? एक जनरेशन, मतलब आज कोई फादर शुरू करे और वो अपने बच्चे को ये कह के दे कि बेटा मेरे ये तूने 1000 रुपये जोड़ते रहना है, तो आपके सेकंड जनरेशन, मतलब मेरे से नेक्स्ट वाली जनरेशन 100 करोड़ रुपए होगा उसके पास। 60 साल का पेशेंस। वो तो आप दिखाओ ना, आपके पास पैसे कम है इसलिए 60 साल है, आप ज़्यादा पैसे लगा लो, आपको जल्दी मिल जाएगा। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता देता तो हूँ। घर बैठे कोई भी कैलकुलेट ये चीज़ कर सकते हैं। हाँ, 67 ईयर्स में 100 करोड़ बन रहा है आपका 1000 रुपये पे। आप 2000 रुपये लगाते हो तो 62 ईयर्स में बन रहा है। आप 5000 रुपये लगाते हो, और मैं 1-2 करोड़ की बात नहीं, मैं सीधी 100 करोड़ की बात कर रहा हूँ। 5000 रुपये लगाते हो 56% पे 56 साल में बन रहा है। 10,000 लगाते हो 51 साल में बन रहा है। 15 करोड़ लगाते हो 48 ईयर्स में बन रहा है। 20 करोड़ लगाते हो 46 ईयर्स में बन रहा है। 20,000 लगाते हो 46 ईयर्स में बन रहा है। 25,000 लगाते हो 44 साल में बन रहा है, और 30,000 लगाते हो 43 ईयर्स में बन रहा है। SIP से आप इतने करोड़ कमा सकते हैं। हाँ, आप 100 करोड़ की बात करो ना, हम क्यों 1-2 करोड़? और छोटी बात करनी नहीं है, बड़ी बात करते हैं ना। आप सोच रहे हो कि चांदी यहाँ से डबल होएगी, ट्रिपल होएगी, 4 लाख जाएगी, अरे छोड़ दो इसको।
प्लानिंग करो कि मेरे को तो जो जीवन है सो है, मेरी नेक्स्ट जनरेशन तो 100 करोड़ में खेले। आप लगाओ 1,000 रुपए, मैं कोई अनरियलिस्टिक बात नहीं कर रहा। बिल्कुल रियलिस्टिक है। तो फिर, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको 100 करोड़ कमाने के लिए 1 करोड़ हर महीने लगाना है, 1 करोड़ साल लगाना है। भाई 1,000 रुपए तो कोई भी लगा सकता कोई है, भी लगा सकता है, बट डिसिप्लिन से लगाओ ना आप। और उसे निकालो मत। बस वो तो बट नेचुरल है, जब 62 ईयर्स या कई लोग 50 ये है। करते हाँ, हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे क्रिप्टो के बारे में अब जानना चाहूँ थोड़ा सा, क्योंकि हम देख रहे हैं यूएस, ट्रम्प, एलॉन मस्क सब क्रिप्टो में जा रहे हैं, तो क्या अब क्रिप्टो एक सेफ एसेट बन चुका है इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए? देखो, जो चीज़ खुशी मार्केट में आ गई वो कभी भी सेफ नहीं होती। सेफ वर्ल्ड के लिए सिर्फ एक चीज़ होती है, वो है एफडी। लेकिन एफडी भी कुल 5 ही लाख तक सेफ है। आपने 2 करोड़ की एफडी करा रखी है, बैंक बंद हो जाए तो आपको सिर्फ 5 लाख मिलेंगे, ये आरबीआई कहता है। तो कहाँ है सेफ्टी, आप मुझे बताओ। आप गोल्ड घर ला के रखो, चोरी हो गई। अभी मैं देख रहा था परसों, लोगों के बैंक के लॉकर से सोना गायब हो गया। हाँ, मैंने तो भी कहाँ है सेफ्टी? तो देयर इज़ नथिंग कॉल्ड सेफ्टी इन दिस वर्ल्ड। सेफ सिर्फ वो है कि आप अभी, आपके पास पैसा रखा है घर में 1 करोड़, मोदी जी आके फिर कहते हैं भैया 500 का नोट खत्म, क्या रह गई सेफ्टी? तो नथिंग इज सेफ, यू आर ऑल बेटिंग ऑन थिंग्स। हम स्टॉक मार्केट में भी बेट कर रहे हैं, हम क्रिप्टो में भी बेट कर रहे हैं, हम सोने चांदी में भी बेट कर रहे हैं। 4 लाख वाली चांदी आ गई ना 2.5 लाख, तो जिसने 4 लाख पे ली, 3.5 लाख पे ली, 3 लाख पे ली, वो बैठा है ना। तो क्या सेफ है? और अगर मैं वैसे देखूं तो हमने सोने चांदी में पैसा लगाया, कोई गाजर मूली में तो लगाया नहीं है जो हम सोचे कि पेरिशेबल आइटम है, खत्म हो जाएगा। लेकिन चक्कर क्या है कि पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ ओवरनाइट रिटर्न, कि आज ली 25,000 चांदी बढ़ी, मेरा आज ही बढ़ना चाहिए, इंस्टेंट पैसा। तो ये जो क्विक रश है ये लोगों को मारेगा। ये तो डुबाता है। आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली पैसा डालना है। आप कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, सारे इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे हैं। और वो जो एक अंग्रेजों की कहावत है, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अब अभी आपने कहा कि बहुत सारे लोगों ने अपना सारा पैसा गोल्ड में डाल दिया, तो भाई गिर गया। आप 20% डालते, वो गिर गया। आप और 20 पर डालते, वो लो बना रहा था, आप और 20 डालते, तो आज जहाँ से गिरने के वहाँ से $8,000 ऊपर भी आ गया ना, निकल जाते। लेकिन लोगों को तो भाई रातों रात करोड़पति बनना है ना। तो ये ऐसे है कि मेरे को 1 करोड़ स्टॉक मार्केट में कमाना है, तो मैं क्या करूं? तू 2 करोड़ डाल, 1 करोड़ कमा लेगा, क्योंकि वो 1 करोड़ का लॉस हो जाएगा। वो है ना, एक मीम है ऐसी कुछ। हाँ, ठीक है सर। अब अगर जैसे हमने समझ लिया मेटल्स को, हमने समझ लिया स्टॉक्स को, हमने इन्वेस्टमेंट पर्पसेस से भी समझ लिया है, थोड़ा सा बातें हैं बजट के बारे में समझने पे। बजट में एक बहुत बड़ा हाईलाइट था कि ट्रेडिंग पे टैक्स बढ़ा दिया गया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए 93% पीपल आर लूजिंग मनी। तो सरकार चाहती है कि भाई कम हो जाए कुछ लोग, दे शुड बी, किसी चीज़ को आप अनअफोर्डेबल कर दोगे तो वो शायद लोग उससे दूर हो जाएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सिगरेट पे भी हर साल गवर्नमेंट ड्यूटी बढ़ाती है, लेकिन लोगों ने सिगरेट पीना बंद नहीं किया। तो सरकार कह रही है भाई तुम तो पैसा खो ही रहे हो, कम से कम देश का ही भला हो जाए। तो इसलिए उन्होंने एसटीटी बढ़ा दिया। लेकिन लॉजिक ये नहीं है, ये मजाक की बात है, लेकिन लॉजिक यही है कि गवर्नमेंट वांट्स, और मैडम ने वो भी दिया है, स्टेटमेंट भी दिया है कि वी वांट दैट पीपल शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ मार्केट बिकॉज पीपल आर लूजिंग मनी इन मासेस। तो ये है। बाकी वो चाहते हैं ट्रेडिंग को डिस्करेज करना, लेकिन लोग हो नहीं रहे हैं। बट होना भी क्यों है? क्योंकि पैसा खो रहे हैं ना भाई। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि लोगों का नुकसान हो। गवर्नमेंट इसीलिए रोज़ नए नए लॉज लाती है, रोज़ नए नए मतलब रूल्स को डिवाइस किया जाता है। इसीलिए किया जाता है कि लोगों का जन कल्याण हो। अब वो लोगों को ऐसा लगता है लॉन्ग रन में कि अरे गवर्नमेंट तो हमारा नुकसान चाह रही है। वो नुकसान नहीं चाह रही, वो आपका भला ही चाह रही है। ठीक है, आपने बजट के बारे में वैसे तो पूरा स्टडी किया ही होगा, तो आपका ओवरव्यू क्या है कि आप बजट को इस बार कैसा कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बजट को बहुत अच्छा कहना चाहूँगा, लेकिन लोगों की नज़र में ये अच्छा बजट नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि लोगों को कुछ इस बार कैंडी नहीं मिली।
हम एज इंडियंस बजट का मतलब होता है कि इनकम टैक्स में कितनी छूट है, हाँ, सबसे पहले यही टैक्स देखते हैं। टैक्स कहाँ बचेगा आम आदमी को। तो मेरा इस पे स्टैंड ये है कि आप जब कहीं खड़े होकर कोई बोलता है ना तो वो कहता है इंडिया में हमें क्या मिल रहा है, यूएस को देखो, लंदन को देखो। और मैं उन लोगों से कहता हूँ भाई एक बार जाके तो देखो, हम्म। एक बार जाके देखो। यू क्रिटिसाइज योर कंट्री, एक बार वहाँ जाओ, पता लग जाएगा दुनिया क्या है, आंखें खुल जाएंगी। वहाँ की इतना सपोर्ट नहीं है। आप यहाँ इंडिया में 10,000 रुपये में जीवन यापन कर सकते हो, वहाँ जरा करके देखो। पानी की बोतल भी वहाँ ना $3 की आती है, जो अपने यहाँ 20 रुपये की मिलती है। सेकेंडली वहाँ चोरी करके तो देखो टैक्स की। यहाँ जो बिल्कुल खुले चौड़ी में लोग चोरी कर रहे हैं, आपको सुविधाएं चाहिए यूएस जैसी। सो आर वी पेइंग टैक्सेस लाइक यूएस? आर वी बीइंग ऑनेस्ट कंट्री लाइक यूएस? तो क्या सिर्फ मोदी जी ने ठेका लिया है देश को सुधारने का? यू गो टू चाइना, यू विल सी सड़क पे जो डस्टबिन रखे हैं ना वो स्टेनलेस स्टील के हैं। अपने यहाँ तो लोहे का वो गटर का ढक्कन होता है, वो रात को चोरी हो जाता है। हाँ, नया ब्रिज बना था, उसकी स्क्रू निकाल स्क्रू के ले निकाल गए के थे। ले गए। तो आप ये बताओ ना, क्या मोदी जी आके सब चीज़ ठीक करेंगे? हमें ही ठीक हुआ। एज ए कंट्री, एज ए फेलो मेंबर ऑफ द, एज ए फेलो सिटीजन ऑफ द कंट्री, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है। मैं टैक्स देना नहीं चाहता, चोरी मैं हर जगह करना चाहता हूँ, और फैसिलिटीज़ मुझे सारी चाहिए। पॉपुलेशन पे हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, 140 करोड़ हमारी जनसंख्या हो गई है। तो मोदी जी क्या अपने घर से पैसा लाएंगे देश को चलाने के लिए? भाई आप लोग ही तो दोगे, मैं दूंगा, आप लोग दोगे, सब दोगे। तो वी डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। हमें सड़क सबको बहुत अच्छी चाहिए, लेकिन टैक्स नहीं देना चाहते हम। अब आप एक मुझे छोटी सी बात बताओ, आई वॉज शॉक टू सी, अभी यहाँ हापुड़ से आगे मैं जा रहा था तो मैंने देखा वो फाइबर की वो डल रही है, ऑरेंज कलर की पाइप्स, जो फाइबर की पाइप्स होती हैं, वो फाइबर ही बोलते हैं शायद उसे। अब वो रात को छोड़ के गए सरकारी लोग, रात को वो चोरी करके ले गए। अरे जो चोरी करके ले जा रहा है उसको कम से कम बेवकूफ़ से ये तो पूछो कि भाई तू इसका करेगा क्या, ये तो रस्सी की तरह भी काम नहीं आ सकती। मतलब अननेसेसरली यू बस लोगों को चोरी करनी है, लोगों को बस जो दिखे वो मेरा है, बस वो मेरा है। रेल की पटरी चोरी कर लेते हैं। अरे भाई आप सोचो, कल को आपके परिवार का भी तो कोई उसमें हो सकता है रेल में। जस्ट फॉर few थाउजेंड ऑफ रुपीज यू आर प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ सो मेनी पीपल। बिजली की तार सरकारी लोग छोड़ के जाएं कि कल यहाँ से यहाँ तक तार डलनी है, आज इतनी डली, कल आएंगे, रात को तार चोरी हो जाती है। तो अपने यहाँ तो इसका मतलब माइंडसेट ही चोरी वाला है ना। तो देश तब सुधरेगा, प्रोग्रेस तब होएगी, चीज़ें तब बेहतर होंगी जब ये माइंडसेट चेंज होगा। तो अब हम आते हैं वापस बजट पे। तो बजट में इस बार सरकार ने कैंडी नहीं दी है, लोगों को टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं दिया है, क्योंकि ऑलरेडी पिछले साल बहुत बड़ा बेनिफिट दे दिया था उन्होंने। 7-8 लाख रुपए से 12 लाख आपको उसमें छूट मिल गई थी। आज कोई भी आदमी लाख 1.25 लाख कमाता है, उसे टैक्स नहीं देना है। तो ये आप इसे कम समझ रहे हो? 60 साल में तो हम पहुंचे 5-6 लाख तक, 7 लाख तक, और 7 लाख से 12 लाख हम एक ही साल में पहुंच गए। तो इसको आप कम बेनिफिट समझ रहे हो? सेकेंडली हमने एक और बेनिफिट मिला है, जो लोग एक्चुअली, लोग क्या है, अपना फ़ायदा लेने पे लगे रहते हैं, वो भूल जाते हैं कि सरकार ने क्या किया। अभी GST 2.0 आया, साबुन से लेके गाड़ी तक सब चीज़ सस्ती हुई, उसका भी तो कहीं अकाउंटिंग हम कर लेना। हमें हर साल क्या सस्ता माल चाहिए? बात हम करते हैं कि हमें जापान जैसा बनना है, यूएस जैसा बनना है। लोग कहते हैं अरे हम पेरिस गए। भाई पेरिस में जाते ही कैसे आपको अकल आ जाती है कि मुझे यहाँ स्पिटिंग नहीं करनी है, मुझे यहाँ पे कुछ सामान नहीं फेंकना है, पानी की बोतल है वो डस्टबिन में ही डालनी है। और इंडिया में आते ही ऐसा क्या हो जाता है कि आप समझते हो भैया ये तो कुछ है ही नहीं है, हमारी सड़क है बस। सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, बजट में आपको हर साल कैंडीज नहीं मिलेंगी। और मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, सरकार को 1-2 साल देना चाहिए, 1-2 साल रोक देना चाहिए, तभी लोगों को समझ आएगा कि वी ऑल्सो हैव टू कंट्रीब्यूट फॉर द कंट्री। बट सर, अश्नीक ग्रोवर जी ने कहा था कि हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं, बट मैं अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट अस्पताल में नहीं भेजूंगा। ऐसा है कि थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ज़्यादा नहीं, 20-25-30 साल।
तो आपने शायद अपने दादाजी को कभी कहते हुए सुना होगा, चुंगी के स्कूल का पढ़ा हुआ है। तब चुंगी के ही स्कूल होते थे और जितने भी स्कॉलर्स और वो हैं वो सब वहीं से पढ़ के बने हैं। तब प्राइवेट नहीं होते थे। पब्लिक स्कूल्स में पढ़ के मैंने नहीं सुना कि कोई आदमी बहुत ही गैलेंट्री अवार्ड मिल रहा है या कोई स्कॉलर बन गया है। तो पहली चीज़, दिस इज़ अ लग्जरी, दिस इज़ नॉट कंपल्शन कि मैं वहाँ नहीं पढ़ सकता। आज आईआईटी भी तो सरकारी इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ क्यों भेजते हैं लोग अपने बच्चों को? मर रहे हैं, दे आर डाइंग टू गेट एडमिशन देयर। जिसको डॉक्टर बनना है वो चाहता है कि मेरा बच्चा एम्स में किसी तरीके से उसे एडमिशन मिल जाए। वही बात कि मैं पढ़ा तो वहाँ लूँगा क्योंकि वहाँ मेरा फ़ायदा है, लेकिन मैं वहाँ जाऊँगा नहीं बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ लग्जरी देयर। आज आप इंडिया में सिर्फ 3 या 4 ही ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ की आप रिपोर्ट ले जाएं दुनिया में कहीं भी तो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उसमें से एम्स एक आता है, सफदरजंग एक आता है जो सरकारी अस्पताल है, ठीक है। तो ये माइंडसेट है। अश्नीर भाई ने क्या बोला मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इलाज वहाँ बहुत अच्छा होता है। वहाँ लग्जरी नहीं है, ये बात मैं मान सकता हूँ। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अस्पताल बना था 400 लोगों को इलाज करने के लिए, वहाँ पहुँच रहे हैं 4000 लोग। आई हैव बीन टू एम्स, मैं आपको मंजर बताता हूँ, रूह कांप जाएगी। एक डॉक्टर बैठा होता है, यहाँ पे ऐसे 100 लोग खड़े होते हैं और डॉक्टर सबका इलाज कर रहा है। ही इज़ ओनली सपोज टू सी 100 पीपल और मे बी 50 पीपल, बट वो एक एक दिन में 500 लोगों का इलाज कर रहा है। कमरे की कैपेसिटी 10 लोगों की है, 40 लोग अंदर भर्ती हैं और जो कॉरिडोर है उसमें 100 आदमी लेटे पड़े हैं। और मैंने तो ऐसा भी मंजर देखा है कि आदमी लेटा हुआ है, अपनी बोतल यूँ खुद पकड़ के खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसे ये ट्रस्ट है कि यहाँ पे जो मेरा इलाज होगा वो बाहर नहीं हो सकता। और आज भी अगर आप, और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं खुद गया हूँ वहाँ पे, डॉक्टर कहता है कि साहब आप तो हमसे सिर्फ सेकंड कंसल्टेशन ही लेने आए हो, इलाज तो आप बाहर ही कराने वाले हो। आज मेरे को कोई भी बड़ी बीमारी हो जाए, मेरे अपनी मदर इन लॉ को कैंसर हुआ था, हम इलाज उनका बाहर करा रहे थे, लेकिन हम एम्स में उनका जो है ओपिनियन लेने गए थे। क्यों? क्योंकि हमें ये कॉन्फिडेंस है कि जो एम्स वाला बोल देगा वो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और अभी मैं कह रहा हूँ कि मेरे को वहाँ के इलाज पे डाउट नहीं है, बट मुझे वहाँ लग्जरीज नहीं मिल रही क्योंकि वो सरकारी अस्पताल है। इफ आई वांट टू मेक इट ए 5 स्टार हॉस्पिटल तो हमें अपनी जनसंख्या को कम करना पड़ेगा। हमारा देश चला था 20 करोड़ की जनसंख्या से, आज हम 140 करोड़ की जनसंख्या पे बैठे हैं। तो 140 करोड़ की जनसंख्या पे जो फैसिलिटी मिल रही है वो बहुत अच्छी मिल रही है। सरकार को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि बजट तो जो है वो है, एक आगे लॉ लेके आए जैसे चाइना लेके आया था, 1 चाइल्ड पॉलिसी। अब हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, बहुत। वी एक्चुअली नीड टू कंट्रोल आवर पॉपुलेशन। आज भी जो अंडर दी पॉवर्टी का तबका है या पॉवर्टी से थोड़ा सा ऊपर वाला तबका है, पॉवर्टी लाइन से 8 बच्चे हैं उनके। तो आप सोचते हो कि क्या मोदी जी की जिम्मेदारी है ये कि देश को अच्छा बनाए? हमें सुविधाएं तो सारी चाहिए। आज 80 करोड़ लोग राशन सरकार से पा रहे हैं और मैं कहता हूं वो सब राशन वेस्ट जा रहा है। बात सही है सर। और वही आई थिंक कोर इशू जो आपने आइडेंटिफाई किया कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती एंड इट इज एक्सपेंडिंग। वो एक्सपैंड करते करते हर सेक्टर को ख़राब करती हुई जाएगी और ये एक वायरस की तरह फैलेगा। बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन पे आता है फटाफट कि जैसे इंडिया और यूरोप की डील हुई थी जिससे निकला था कि हमारे इंडिया में कार सस्ती हो जाएगी, स्पेशली लग्जरी कार्स, क्या ये होने वाला है? भ्रमित है ये। क्यों? कौन सी गाड़ी सस्ती होगी? चलो हम पहले ब्रांड की बात करते हैं। क्या मारुति की गाड़ियां सस्ती होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि वो तो इंडिजीनियस है। अब हम बात करते हैं जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो 40 लाख या 20-30 लाख से गाड़ी शुरू होकर 1 करोड़ तक है, वो भी सारी इंडिया में बन रही हैं या असेंबल हो रही हैं, तो वो भी सस्ती नहीं होंगी। बाहर से कौन सी गाड़ी आती हैं जो 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 4 करोड़ की हैं? उस कैटेगरी में कौन लोग फॉल करते हैं? जो फॉल करता है उसको बेनिफिट मिल जाएगा।
उनकी वाली कार उनकी सस्ती गाड़ियां हो रही सस्ती है। होंगी, लेकिन आम आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो ये रीलें बन रही हैं, मैं उन सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, भाई पहले अपनी स्टडी करके आओ, पढ़ो पूरा कंसेप्ट। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे इंस्टाग्राम की रील पे व्यूज चाहिए, मैं अपना कुछ भी बोल दूं। सोशल मीडिया पे भी लोगों को रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। तो गाड़ियां सस्ती हो रही हैं, मैं डिनायल पे नहीं हूं, लेकिन आम आदमी को फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ की गाड़ियां सस्ती हो रही हैं, ऑफ कोर्स वो हो रही हैं, लेकिन ये वाली गाड़ियां सस्ती नहीं हो रही। जो एक आम आदमी हाँ, खरीद आम सकता है। आदमी को जो इससे फर्क पड़ेगा वो ये है कि जो वो शराब पी रहा था 5-6 हज़ार की बोतल, वो जरूर सस्ती होने वाली है थोड़ी सी, हाँ, ठीक उस है। पे इम्पैक्ट आएगा, बाकी किसी चीज़ पे नहीं आने वाला। एक और ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें तो सऊदी अरेबिया ने अपनी स्टॉक मार्केट ओपन करी है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। तो क्या इंडियन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या रिस्क है इसके? इंडियन इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर सकते उसमें डायरेक्ट, क्योंकि आपको कोई भी पैसा आप इंडिया से बाहर लेके जाते हैं ना, तो उसके ऊपर एक चेक पॉइंट है, हम्म। जिसको कि हम फेरा फेमा और वो आरबीआई से परमिशन, जैसे आप जाओ और कहो मेरे पास पैसा है, ये मैं दुबई में घर खरीद लूँ, तो नहीं खरीद सकते आप, आपको गवर्नमेंट से चेक पॉइंट, एक परमिशन लेनी है। दूसरा, शायद लिमिट $2 लाख पर पर्सन की है, जो आप बाहर की कंट्री के किसी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो शायद अभी इस साल कुछ बड़ी घटी भी है, मुझे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, लेकिन $2 लाख थी पहले एक साल में। हाँ, उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि इंडिया में इतना एफआईआई क्यों आता है। हम लोग ना 140 करोड़ की जनसंख्या का देश है, हर दूसरा आदमी यहाँ मोबाइल लेके घूम रहा है। अभी आपको मैं बताऊं खुशी, अभी ना मैं बिहार से भी कहीं आगे गया था, बिहार के किसी गांव से मैं गया था, तो आई वॉज गोइंग, तो मुझे वो कुछ भूख सी लगी, तो मैंने देखा एक नारियल पानी वाला बैठा है, तो मैंने कहा भाई कितने का है, तो उसने कहा 70 रुपये का सर। मैंने उसे 500 का नोट निकाला, उसने कहा सर यूपीआई कर दो। सो कैन यू even imagine that the UPI has penetrated deep down the people? जो अनपढ़ लोग हैं वो भी आज यूपीआई से पैसा ले रहे हैं। आप धनिया लेने जाओ तो भी आप यूपीआई से एग्जैक्टली, सब्जी वाला भी वो ले रहा है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन यूपीआई वो बहुत UPI अच्छे से यूज कर रहा है। तो हमारे यहाँ जो कंजम्पशन है वो इतनी ह्यूज है कि कोई सोच नहीं सकता। मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप इस पर जरा कैलकुलेशन करके देखो। हम लोग 140 करोड़ हैं, ठीक है। अमूमन मान लें कि 4 व्यक्ति हैं एक परिवार में, तो कितने परिवार हो गए? 35 करोड़ परिवार हो गए। 140 करोड़ है तो 35 करोड़ हो गए। अभी आप मान के चलो इंडिया में कोई फैक्ट्री नहीं चल रही, कोई काम नहीं हो रहा, कोई मोबाइल नहीं चल रहा, कोई इंटरनेट नहीं चल रहा, कोई बिजली नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ आदमी रह रहे हैं, कहीं से आमदनी भी नहीं हो रही, ठीक है। फिर भी खाना खाएंगे ना। हाँ। सर्वाइवल के लिए खाना तो खाएगा। 140 करोड़ आदमी या 35 करोड़ परिवार 100 रुपये का भी रोज खाएं तो देखना कितनी वो निकलती है। वॉल्यूम लगाओ जरा, पूरे महीने का कितना होता है। जस्ट इमेजिन दैट नंबर। बहुत है। लोगों के मतलब और कंट्रीज की, यूरोपियन कंट्रीज की जीडीपी नहीं है जितने का तो हम महीने में खाना खा जाते हैं। 100 रुपये तो बेयर मिनिमम खाना खा ही लेगा एक आदमी आराम से। तो 140 करोड़ इंटू 100 इंटू 30 लगाओ जरा, कितने कंट्रीज की जीडीपी से नीचे आ जाएंगे हम। ट्रू। सो वी आर ए कंट्री ऑफ ह्यूज कंजम्पशन। हर कंट्री यहाँ आना चाहती है अपना माल बेचने। और आज चलो हम एक और दूसरे डेटा पे बात करते हैं। कोविड आया, लोगों के पास काम नहीं था, लोगों के काम नहीं चल रहे थे, लोग ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर रहे थे। कौन सा ऐसा आदमी है जिसने मोबाइल यूज़ करना बंद कर दिया हो कि भैया मेरे पास खाने को नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं 300 रुपये का रिचार्ज भी नहीं करा रहा था? कोई तो मुझे बताओ। कोई नहीं। बल्कि उस टाइम में तो कंटेंट की कंजम्पशन और बढ़ गई, लोगों के इंटरनेट की और डिमांड बढ़ गई। तो आज 140 करोड़ में से 100 करोड़ आदमी अगर मोबाइल यूज़ कर रहा है तो ये तेजी आए मंदी आए करते ही रहेंगे। हमारे यहाँ पेट्रोल का रेट बढ़ता है 2 रुपये, उस दिन तो रात को 12 बजे तक लाइन दिखती है कि अगले दिन कौन खड़ा होता है, सब उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। बिजली का रेट 10 रुपये से 12 रुपये यूनिट हो जाए तो क्या हमने पंखे चलाने बंद कर दिए या एसी चलाने बंद? सब एक्सेप्टेबल है, चलता रहता है। सीएनजी की गैस 40 रुपये से 84 रुपये हो गई। किसने घर में खाना बनाना बंद कर दिया बताओ?
हम दे मार गाली दे रहे हैं ब्लिंकिट को कि भैया तुम राइडर्स को पैसे नहीं दे रहे। क्या हम में से किसी ने भी उस सुविधा का वो कम करा? बिल्कुल नहीं। फिर सो वी आर पीपल, वी नो ओनली क्रिटिसिज्म। हम सिर्फ दूसरे पे ऐसे उंगली उठा के क्रिटिसाइज करते हैं। हम ये नहीं देखते कि देश में सहूलियत कितनी है। अगर आपको कभी देखना है तो आप अफ्रीकन कंट्रीज जाके देखो, आप पाकिस्तान में जाके देखो, आप श्रीलंका में जाके देखो, क्या हालात हैं उन कंट्रीज़ के और हम कितने अच्छे हैं उनसे। You will understand. I have traveled almost all of the world, so I have seen various, cultures, various people. I have seen almost all the countries. मुझे पता है कि हम कितने सुख में रह रहे हैं। सही बात है सर। एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर हम ये एपिसोड को एंड करें, जो मुझे बहुत मज़ा आया, बट विच इंडस्ट्री आर यू बेटिंग ऑन इन 2026? ऑडियंस जानना चाहेगी दीपक वाडवा कौन सी इंडस्ट्री पे बेट करना मैं चाहेगा? इंडिया पे बैट करूंगा जी। फिर भी कोई इंडस्ट्री, मैं क्योंकि स्टॉक पे बेट कोई करना, स्टॉक पे बैट करता ही नहीं हूँ। हाँ, मैं कहता हूँ आप निफ्टी में पैसा लगाइए। निफ्टी इज़ अ बास्केट ऑफ टॉप 50 कंपनीज। किसी को कुछ नहीं समझने की ज़रूरत है। डिफेंस चलेगा, सोलर चलेगा, कार चलेगी, ऑटोमोटिव चलेगा, बैंक चलेगा, पैसा चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, निफ्टी चलेगी। अगर निफ्टी मुझे खाली बैठे बैठे 17-18% दे रही है तो मैं क्यों भागूं स्टॉक के पीछे? When my index is capable of doing so good, आज मैं किसी कंपनी पे पैसा लगा दूं, वो 2-3-6 महीने अच्छा परफॉर्म भी कर दे, 5-7वें महीने फिर कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आ जाए, कोई उसके यहाँ डकैती हो जाए, कोई उसके यहाँ वो प्रमोटर की, भगवान ना करे मैं गलत बात बोलूं, किसी की डेथ हो जाए, तो मतलब वो कंपनी तो गई। तो वाई आई शुड बेट ऑन एनी वन पर्सन और एनी वन कंपनी? मैं देश पे क्यों नहीं बेट करूं जब मुझे पता है कि दुनिया का पैसा यहाँ लग रहा है, FII यहाँ आ रहा है। अभी ट्रम्प साहब ने चाहे अपनी वर्चस्व दिखा के कुछ भी करके डील करा ली ना, तो उनको भी तो अपना माल बेचना है। एंड ही सीइंग इंडिया एज ए बिग रिजॉर्ट। ट्रू। भैया तुम रशिया से तेल नहीं लोगे, तुम हमारा ले लो। ट्रू। तो तकलीफ है ना उसे कि हम रशिया से ले रहे थे और वो चाहता है कि हम अब उनका लें तेल। तो सिंपल सी बात है, वी आर ए वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर आफ्टर चाइना फॉर एनीथिंग। तो इसलिए हमारे अंदर बहुत इमेंस पोटेंशियल है। इंडिया तो अभी ग्रोथ स्टोरी शुरू हुई है। आने वाले 10-20 साल तो इतना बढ़ना है, इतना बढ़ना है, क्योंकि हम डेवलपिंग से डेवलप में आएंगे। लेकिन इसमें कंट्रीब्यूशन केवल मोदी जी हो या कोई सी भी गवर्नमेंट आ जाए उसका नहीं होगा, लोगों को भी एफर्ट करना पड़ेगा। We all of us have to understand that this is our country. We all have to contribute for nation building. बहुत सही बात बोली है सर। आई थिंक दिस वॉज द परफेक्ट एंड टू आवर एपिसोड, जिसमें इतना कुछ जानने को मिला। मैं एज अ पर्सन, मैं ऑडियंस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे, तो मुझे अगर इतना कुछ सीखने को मिला है, एक माइंड की क्लैरिटी मिली है, बहुत सारी चीज़ें समझ पाई हूँ मैं फ्रॉम अ पर्सन, फ्रॉम एन एक्सपर्ट लाइक यू, जो इतने सीजन ट्रेडर है। जैसे हम एपिसोड से पहले बात कर रहे थे, आप 15 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस बोलता है। एंड हैविंग सो मच नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, वो दिखा। ऑडियंस को पसंद आता है आपकी बातें, और मुझे भी आज बहुत पसंद आई। एंड थैंक यू सो मच नमा टॉक्स पे आने के लिए, बहुत मज़ा आया। एंड वी रियली होप कि हम दोबारा एक एपिसोड आपके साथ करें, जब आप कहें, कोई नया टॉपिक लेके आए जो ऑडियंस को पसंद हो, उन बातों के बारे में बात करें। तो मैं ऑडियंस को कहूँगी कि कमेंट करिए पार्ट 2 के लिए, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिए नमा टॉक्स हर हफ्ते। दिस इज़ योर होस्ट खुशी के गुण। थैंक यू। रख दे तो कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने। अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिक्रां विच पल तू गवावें। कुछ राज तेरे कट अपने